Hello my dear students, we are studying nowadays ट्रे टू टेरिटरी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि पहले जो ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सीधे आर्मी लेके अटैक नहीं करती थी, लेकिन उसको लगता था उसके जो राजनीतिक या आर्थिक जो हित है उनको खतरा है, थ्रेट है, ठीक है, तो वो क्या करती थी, डायरेक्ट भी युद्ध करती थी। तो लास्ट वीडियो में पढ़ा कैसे टीपू सुल्तान मराठा और जो मैसूर का युद्ध होता है, एंग्लो मराठा युद्ध होता है, उनको हरा के अपना साम्राज्य स्थापित करती है। इन द लेट 1830s के अंत में द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो चिंतित हो जाती है अबाउट रसिया को लेके। इट इमेजिन्ड, उसको लगता है दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया। जो रसिया है वो हो सकता है एशिया के इस पार आ जाए एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, और भारत में प्रवेश कर जाए उत्तर पश्चिम से। ड्राइवन बाई दिस फियर, इसी डर से द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर दियर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट। तो ब्रिटिश थे, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो चाहती थी कि जो उसका कंट्रोल है वो उत्तर पश्चिम में भी सुनिश्चित हो जाए, सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग वॉर विद अफगानिस्तान। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी बिटवीन 1838 टू 1842, 1838 एंड 1842, एंड एस्टेब्लिश इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर, और वहाँ उन्होंने इनडायरेक्ट कंपनी रूल की स्थापना कर दी। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, सिंध को 1843 में इन्होंने जीत लिया। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब, अगला नंबर पंजाब का था, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह की उपस्थिति ने कंपनी को वापस भेज दिया। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, टू प्रोलॉन्ग वॉर्स वर फॉट विद सिख किंगडम। तो सिख राज के साथ दो लंबे युद्ध होते हैं। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज एनेक्स्ड। अंततः 1849 में पंजाब में भी जो है वो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती है, उस पर कब्जा कर लेती है, ठीक है। सिखों को हरा के 1849 में पंजाब किसका हो जाता है, कंपनी का। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय का सिद्धांत। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अक्वर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी। जो विस्तार की अंतिम लहर है वो घटित होती है लॉर्ड डलहौजी के समय में। हु वाज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल गवर्नर रहता है 1848 से 1856 तक। ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी, वो एक नई नीति लेके आता है, दैट केम टू बी नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको विलय की सिद्धांति के नाम से जाना गया। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड, ये जो सिद्धांत था ये घोषित करता था दैट इफ एन इंडियन रूलर, यदि कोई भारतीय शासक डाइड विदाउट अ मेल हायर हिज किंगडम, अगर कोई भारतीय शासक मर जाता है और उसका कोई मेल उत्तराधिकारी नहीं है, हिज किंगडम वुड लैप्स, तो उसका जो राज है उसका विलय हो जाएगा। दैट इज बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, और वो हिस्सा किसका हो जाएगा, कंपनी का हो जाएगा। कोई राजा है, उसका कोई पुत्र नहीं है, मीन्स उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राजा के मरने के बाद वो जो क्षेत्र है, उसका राज्य है, वो कंपनी में चला जाएगा, कंपनी का उसका उस पर कब्जा हो जाएगा। वन किंगडम आफ्टर another was annexed simply by applying this doctrine। इस सिद्धांत को अपना के एक के बाद दूसरे जो राज्य थे आसानी से उसमें विलय होते जा रहे थे। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854। एक एक करके डॉक्ट्रिन ऑफ
लैब्स की सहायता से ये सारे जो राज्य हैं ये कंपनी में इनका विलय हो जाता है। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। अंततः 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्गूमेंट। इस बार जो अंग्रेज थे उन्होंने एक नया आर्गूमेंट दिया। दे सैड, उन्होंने कहा, दे वर ऑब्लाइज्ड बाई ड्यूटी, वो कर्तव्यों से बंधे हुए हैं, ड्यूटी का पालन करने को मजबूर हैं, टू टेक ओवर अवध, अवध को लेने के लिए, इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। जिस तरीके से जो नवाब है उसने आप लोगों पे सुशासन का रखा है, कुशासन का रखा है, उससे आज़ाद कराने के लिए हम मजबूर हैं। इन रेग्ड बाय द ह्यूमिलिटेटिंग वे in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857। तो जिस प्रकार जो उनका प्रिय नवाब था उसको जिस तरीके से गद्दी से हटाया गया अमानवीय तरीके से, उसे देखकर द पीपल ऑफ अवध ज्वाइंड द ग्रेट रिवॉल्ट, जो लोग थे एक बड़े विद्रोह में शामिल हो गए जो 1857 में हुआ था। उसमें जिस प्रकार उनके नवाब को गद्दी से हटाया गया उसका रोष था, इसलिए वो 1857 की क्रांति में शामिल हो गए थे। इमेजिन, कल्पना करिए, दैट यू आर नवाब्स नेफ्यू, आप नवाब के भतीजे हैं, एंड हैव बीन ब्रॉट अप थिंकिंग दैट यू विल बी वन डे बी किंग, और आपको सपना दिखाया जा रहा है, आपको ऐसे पाला जा रहा है कि आप एक दिन राजा बनेंगे, राजगद्दी संभालेंगे। नाउ वी फाइंड दैट दिस विल नॉट बी अलाउड बाय द ब्रिटिश। अब आपको पता चलता है कि अंग्रेजों ने इसको ख़त्म कर दिया है। ऑफ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, क्योंकि वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एक नया सिद्धांत ले आए हैं, तो अंग्रेजों ने आपके सपने को ख़त्म कर दिया है। वॉट विल यू योर फीलिंग, आपकी क्या भावनाएं होंगी। What will your plan do so that you can inherit the crown, तो आप क्या करेंगे जिससे आपको राजगद्दी मिल जाए। सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एक नए शासन की स्थापना। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था फ्रॉम 1773 टू 1785। was one of the many important figures, ये कई तरीके से महत्वपूर्ण था, कई सारे व्यक्तियों में से महत्वपूर्ण था। who played a significant role, जिसने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया in the expansion of company power, कंपनी की ताकत का विस्तार करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इसने। by his time the company had acquired power, इसके समय में कंपनी ने बहुत अधिक पावर एक्वायर की थी। नॉट ओनली बंगाल, सिर्फ बंगाल में ही नहीं, बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे में भी और मद्रास में भी। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। जो ब्रिटिश टेरिटरीज थे, ब्रिटिश क्षेत्र थे, ये कई सारे प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंसी कहा जाता था। देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ईच वॉज रूल्ड बाई अ गवर्नर, और जो प्रत्येक प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, वो किसके द्वारा शासित होती थी, गवर्नर के द्वारा। इन प्रेसिडेंसीज का जो पावर है वो किसके पास होता था, गवर्नर के पास होता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल, ठीक है, इसका जो सुप्रीम हेड है, मुखिया है, वो गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल introduced several administrative reforms, notably in the
स्पेयर ऑफ जस्टिस। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, कई सारे प्रशासकीय सुधार किए, और जो उसने सुधार न्याय के क्षेत्र में किए वो उल्लेखनीय है, ध्यान देने योग्य।